मैं थी। एक रात भाई कमरे में आया और उसने कहा कि मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मुझे लगा कि कहेगा कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह देना। उसने कहा कि अगले रविवार वाले दिन तुम्हारा शादी है। जब उसने ऐसी बात ही की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि क्या? उसने कहा है कि हाँ, तुम्हारी शादी कर रहा हूँ, अपने घर की हो जाओगी तो अच्छा रहेगा। मेरे में इतनी ज़रूरत ना थी कि पूछे कि मेरी शादी किससे कर रहे हो, पर इतनी जल्दी शादी। उसने कहा कि बस शादी की रस्म है, क्योंकि अभी अभी माँ मरी है। मेरे दिल में कोई अरमान है तो उसको दिल में ही दबा लेना। मैं तुम्हारे लिए महीना पहले ढोलकी नहीं रख सकता और ना ही तुम्हारे दूल्हे को घोड़े पर ला सकता हूँ। इतना कहकर वह कमरे से चला गया। मैंने तकिए पर सिर रखकर रोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर दिल को ये सोचकर तसल्ली कर ली कि चलो, शादी तो एक दिन होनी ही थी। अगर हो जाएगी तो मेरा अपना घर तो होगा, किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी। भाभी से तो जान छूट जाएगी, वरना किसी और तरह से तो भाभी से जान नहीं छूट सकती। यही सोचकर मैं भी दिन गुजारने लगी, लेकिन शादी वाले दिन ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरे लिए किस किस्म के इंसान का सिर मेरी शादी तय की थी। शायद इसमें भी मेरी भाभी की कोई चाल थी, क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी मेरी भाभी दुश्मन बन जाती थी। मुझे लगता था कि वो किसी दिन ज़रूर ही मुझसे बदला लेगी, और आज उसने यही किया था। वह कामयाब हो गई थी, क्योंकि मेरा दूल्हा तो अजीब सी हालत में बैठा था। उसे देखकर कोई बच्चा भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि एक पागल था, क्योंकि उसने हाथ में टॉफ़ियाँ पकड़ी हुई थी जिसको वह खा रहा था। बाल उसके बिखरे हुए थे, कपड़े तो उसने नए पहने हुए थे, लेकिन इतने गंदे कर लिए थे कि जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। यही मेरा दूल्हा था। सबको पता चल गया कि वह तो पागल है। मोहल्ले से भी कुछ औरतें आई हुई थीं, क्योंकि रिश्तेदार तो थे नहीं। उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि निशा का दूल्हा तो पागल है। ये क्या कर दिया भाई, भाभी ने बहन पर इतना बड़ा जुल्म कर दिया। माँ क्या मरी, इनके तो आंखें सफ़ेद हो गई। पागल के साथ इतनी प्यारी लड़की का शादी करवा दिए, और मेरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अपने दूल्हे को देखा था। अब तो विदाई होने वाली थी। मेरी आंखों में आंसू जारी थे। मैं रोना चाहती थी, लेकिन रो भी नहीं सकती थी। मैं रोती तो मेरे आंसू कौन देखेगा। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी, और मेरी माँ अगर जिंदा होती तो मेरे साथ ये सब कुछ कभी ना होता। मेरी भाभी नहीं, मेरे भाई को भड़काया था। उसको ज़रा ख्याल ना आया कि वह अपनी बहन की शादी एक पागल के साथ कर रहा है। कैसे रखेगा वह मुझे, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। आजकल तो लोग अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़कों के साथ भी नहीं करते जिनके पास नौकरी नहीं होती, और इसके पास तो अकल भी नहीं थी, तरीका भी नहीं था। एक पल को तो दिल किया कि और जाने से इनकार कर दूं, लेकिन उसके बाद क्या होता, मेरा ही तमाशा बनता। ये लोग फिर भी मुझे यहाँ से निकाल ही देते। इसलिए सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और चुपचाप विदा हो गई। जाते जाते भाई ने सर पर हाथ रखने की कोशिश की तो मैंने सर पीछे कर लिया। सब लोगों ने ये मंजर देखा। मैंने कहा कि ज़रा इसकी भी बेइज्जती हो, इसको इतना तो जताऊं कि इसने जो मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। भाभी भी मिलने के लिए आगे हुई तो मैं उनसे भी ना मिली, क्योंकि उन्होंने तो सबके सामने ही कह दिया था कि तुम्हारी शादी करवा दी, नखरे ना दिखाओ और अपने घर दफ़ा हो जाओ। कौन सी भाभी कहती है अपनी ननंद को, वो भी उसकी विदाई वाले दिन। अरे, दिल में जितनी भी नफ़रत हो, इस तरह से तो कोई भी बेटी को घर से ये कहकर नहीं निकालता कि दफ़ा हो जाओ। मेरे साथ कितना बुरा सलूक हो रहा था भगवान ही देख रहा था कि मेरे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, पर मुझे पता था भगवान मेरा इंसाफ करेगा। लेकिन अभी तो मेरा समय बहुत ख़राब नज़र आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा दूल्हा पागल था, लेकिन उसका घर अच्छा था। 3 कमरों वाला घर था, वहाँ पर उसका एक भाई भी था। मुझे लगा कि वो भी इसी घर में रहता है, लेकिन जब रात हुई तो उसकी जगह उसका भाई कमरे में आया। मैं ज़रा घबराया गई। उसने कहा, भाभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, दरअसल ये भी मेरा अपना घर है। वहाँ दूसरी जगह भी मेरा घर है, जहाँ पर मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपको ही इसे संभालना है। वह क्या है कि मेरी बीवी की इसे इससे नहीं बनती, क्योंकि उसके साथ इसके संबंध अच्छे नहीं हैं। माँ बाप हमारे भी नहीं हैं, बस अब आप हैं और आपका पति है। ये घर है। अगर आपको समझ न आए कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। दीवार पर मेरा नंबर लिखा हुआ है, पर अगर ये ज़्यादा तंग करने लगे तो भी आप मुझे बुला सकती हैं। लेकिन देखें,
मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, मेरी बीवी को मेरा यहाँ आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर आप बुला लीजिएगा, वरना खुद ही हालात को सँभालने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अब ये है कि तो आपका ही पति और आपको इसके साथ ही रहना है। मैं समझ रही थी कि मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी होने वाली थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया और क्या कह सकती थी। उसने कहा, भगवान आपकी मदद करे, आप परेशान नहीं होना। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वह तसल्ली दे रहा है, लेकिन फिर दोबारा कहा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाभी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। पता नहीं इसने इस बात को 2 बार क्यों बोला और इतना ज़ोर देकर क्यों बोला। फ़िलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा, ठीक है। मेरा पति दूसरे कमरे में बैठा था। मैं जब उस कमरे में गई तो हैरान रह गई। ये कमरा शायद उसी का था। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें टूटी हुई थी, पर कुछ खिलौने वगैरह भी पड़े थे। शायद उसका दिमाग बचकाना था। उसने मुझे देखा तो मैं डर गई। मुझे लगा ये मुझसे कोई बात करेगा, कुछ बोलेगा या कोई काम कह देगा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। मेरा दिल तो किया दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा लूं, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया। कहने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इतनी सुकून की नींद पहले कभी नहीं आई थी। आँख खुली तो हैरान रह गई। सामने मेरा पति बैठा था। उसे देखकर मैं डर गई। फिर जब मैंने टेबल की तरफ देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। टेबल पर तो नाश्ता पड़ा हुआ था। नाश्ता तो बाजार का लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और आसपास देखा। मुझे लगा शायद उसका भाई आया है और वही नाश्ता लेकर आया है, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। बाहर वाला दरवाज़ा तो अभी भी बंद था। रात को मैंने खुद कुंडी को लगाई थी। मेरे पति ने मुझे कहा कि नाश्ता कर लो और वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ गया। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, इसको इतना पता है कि हमारी शादी हुई है तो बाजार से नाश्ता लेकर आना है। फिर ये काहे का पागल है हुआ। लेकिन फिर उसने अजीब सा गाना गाना शुरू कर दिया। ये किसी कार्टून का गाना था। मैं तो समझ गई कि शायद ही एक नॉर्मल सी हरकत है। शायद इसे भी भूख लगी, पर उसके पास थोड़े बहुत पैसे हों। इतना काम तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेता है। खैर, मैंने नाश्ता कर लिया। उसके बाद मैं घर को साफ करने लगी। मैं ये पूछना भूल ही गई थी कि ये घर कैसे चलता है, लेकिन फ़िलहाल तो घर में ज़रूरत की सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने उसके भाई का नंबर मिलाया, पर नंबर नहीं मिल रहा था। मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। मेरे घर में ऐसे ही चलने लगी। मेरा पति अचानक ही कहीं चला गया तो मैं परेशान हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं शायद घर से ही भाग गया है। मैंने इसलिए उसके भाई को कॉल की थी। उसने कहा कि हाँ, वह कभी कभी चला जाता है लेकिन वापस आ जाता है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रात तक वापस आ जाएगा। अगर रात तक भी वापस नहीं आया तो फिर आप मुझे बता देना। मैंने कहा कि ठीक है। रात हुई तो मेरा पति वापस आ गया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जो उसने मुझे पकड़ा दी। मैंने खोलकर देखा तो उसके अंदर फूल थे। मैंने कहा, ये क्या है? उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैं हैरान रह गई। उसने फूल मेरे पास रखे और खुद दूसरे कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद देखा तो वह कमरा अंदर से लॉक था। उस घर में मेरे दिन अच्छे गुजर रहे थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि सब अच्छा ही हो रहा था। बल्कि मेरा पति मेरे लिए रोज रोज कोई ना कोई चीज़ लेकर आता था। पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते थे। घर में भी हर चीज़ मौजूद होती थी। जब घर का सामान थोड़ा ख़त्म होने लगा तो एक दिन उसका भाई आया और उसने आकर 20,000 रुपये मुझे दिए। मैंने कहा कि ये घर भी आप ही चलाते हैं? तो उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम दोनों भाइयों के नाम कुछ दुकानें हैं, उनका किराया आता है, तो मैं उसमें से महीने में 2 दफ़ा 20-25 हज़ार रुपये आते हैं। आपको 20,000 रुपये 15 तारीख को मिल जाएंगे। आज पहली तारीख है तो मैं आपको पैसे देने के लिए आ गया हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैंने घर की ज़रूरत का सामान ले लिया। उस घर में टीवी भी था, एसी भी था, सब कुछ था। एक दिन भूले भटके मेरी भाभी और भाई यहाँ पर आ गए। उनको तो पता था कि उन्होंने मेरी शादी पागल से करवाई है और मुझे पता था कि देखने आए होंगे कि मेरा क्या हाल हुआ है। लेकिन जब मुझे देखा तो हैरान रह गए। मैंने नया जोड़ा पहना हुआ था। मेरी भाभी ने कहा, ये जोड़ा कहाँ से आया? उन इन लोगों ने तो तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही जोड़े बनाए थे और हमने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया।
मैंने कहा पति ने मुझे लाकर दिया है। उसने कहा कि तुम्हारे पति को तो मुँह हाथ धोने नहीं आता, तो तुम्हारे लिए जोड़ा कहाँ से लाएगा? मैंने कहा कि उसी ने मुझे लाकर दिया है। आपको किसने कहा कि उसे मुँह हाथ धोना नहीं आता? ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए क्या-क्या लेकर आया है। जब मैंने सारी चीज़ें अपनी भाभी को दिखाई तो वह भी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ कहाँ से लेकर आ रहा है? कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहा? मैंने कहा कि ये चीज़ें तो बिल्कुल नई हैं। उसने कहा नई तो नहीं लग रही, ये क्या बात हो गई? उनका तो ऐसा हो गया जैसे तीर निशाने पर नहीं लगा, कि जैसे वह मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहती थी पर बुरा नहीं हुआ। तो बड़ी परेशान हो गई थी। खैर मैंने भी सर उठाकर उनको सारी चीज़ें दिखाई और मैं बड़ी खुश हो गई। मेरी भाभी ने कहा देखो शायद मैंने जल्दबाजी में आकर गलत फैसला कर दिया था, लेकिन तुम तो खुश लग रही हो। मैंने अपने भाई को भी कहा कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया, मैं वाक़ई खुश हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हम भी तो गरीब लोग ही थे ना, अगर हमारी शादी होती तो हमारे जैसे लोगों में ही होती। लेकिन ये देख लें ये लोग तो आपसे अच्छे हैं, इस घर में तो एसी भी लगा हुआ है, गर्मी होती भी है तो सुकून की नींद आती है। मेरी भाभी का मुँह लटक कर रह गया था। मुझे पता था कि घर जाते ही ये मेरे भाई से झगड़ा करेंगी। अच्छी बात है मुझे खुश देखकर घर जाते आपस में झगड़ा करते यही उनकी सज़ा थी। मेरा पति मुझसे कोई बात नहीं करता था। मेरी चीज़ें भी लेकर आता तो मेरा ख़्याल भी करता, मेरा ध्यान भी रखता। एक दिन मैं जा रही थी कि मेरे पाँव पर कोई चीज़ से लग गई तो उसने मेरे पाँव पर पट्टी बाँधी। लेकिन रात होती तो वह दूसरे कमरे में चला जाता था और अंदर से लॉक लगा लेता था। मैं बड़ी परेशान होती थी कि ये किस किस्म का मामला है। मैं उससे बात करना चाहती थी, पूछना चाहती थी। मैंने फ़िल्म ड्रामे में सब देखा था कि मोहब्बत से इंसान ठीक हो जाता है। शायद मैं भी उसको ठीक कर लेती और अगर वो ठीक हो जाता तो फिर इस दुनिया का सबसे अच्छा मर्द होता, क्योंकि खूबसूरत वह था ही, जवान भी था, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, घर भी उसका अपना था, पर इतना सारा सामान भी था। अगर ऐसा ही होता तो मेरी पूरी ज़िंदगी सेट हो जाती, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करता था। मेरी एक दोस्त पागलों की डॉक्टर बन गई थी। उसने मुझे एक बार बताया था कि ऐसे लोगों को बहुत प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है और अगर इनकी ज़िंदगी में कोई हो तो वो उसे बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं, मतलब आम इंसान से ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर तो मामला उल्टा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे बात समझ आने लगी कि जो भी मामला है उसका ताल्लुक उस कमरे से ज़रूर है, क्योंकि मेरा पति उस कमरे में ही चला जाता था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा कि उस कमरे में क्या करता है। मैं एक बार उस कमरे में गई थी पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी भाभी ने लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि पागल से शादी हुई है, लेकिन वह बड़े अच्छे हालात में है। उनके मुंह से निकल गया होगा कि ये बात मुझ तक भी पहुंच गई थी, क्योंकि मोहल्ला तो एक ही था। मैं कहती थी कि हाँ भगवान का शुक्र है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसे भी होते थे, घर के सारे मामलात मेरे हाथों में होते थे, पैसे आ जाते थे, मेरा पति मेरा ख्याल भी रखता था और रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई नई चीज़ भी लेकर आता था। वह कहाँ जाता था मुझे नहीं पता। मैं एक बार उसके पीछे पीछे गई, लेकिन मुझे रास्ता का नहीं पता था, इसलिए मैं वापस आ गई कि मैं कहीं गुम ही ना हो जाऊं। और वो तो मेरी आंखों के सामने से ना जाने कहाँ चला गया। उसे रास्तों का बहुत ही अच्छी तरह पता था। शायद किसी बाग में बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह की काफ़ी सारे सामान थे। इसलिए मैंने इस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे ये बात ज़रूर पता लगाना थी कि कमरे में क्या है। और वह दिन के वक्त पर कमरे को ताला लगाकर चला जाता था। एक दिन मैंने चाबी गायब कर दी और ताला भी खोल दिया। उसको ताला नहीं मिला तो वह बगैर ताला लगाए ही चला गया। मेरा प्लान था कि मैं पहले से ही कमरे के अंदर छुप जाऊंगी और जब वह कमरे में आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वह क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही घर में आया मुझे तलाश कर रहा था, मुझसे कभी कभी थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता था। उसको मेरा नाम भी याद हो गया था, मुझे मेरे नाम से ही बुलाता था। कभी कभी देखकर बड़ा दुख होता था कि ये भी तो किसी की औलाद है, कितना खूबसूरत नौजवान है और इसके साथ ना जाने क्या हुआ कि ये पागल हो गया। जाहिर है ये पागल पैदा नहीं हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं ऐसे लोगों की उम्र कम होती है। शायद इसके साथ कुछ हादसा हुआ हो। मैंने उसके भाई से भी पूछने की कोशिश की थी, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया था कि वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
ये किस किस्म की बात थी, वक्त के साथ कैसे पता चलता। मुझे मेरे पति की पुरानी तस्वीरें मिली थी। वो शक्ल से बहुत ही गुस्से वाला और ज़िद्दी लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरे ख़ानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान था, लेकिन फिर ऐसे हाल पर कैसे पहुंच गया। कहीं इसको किसी की बद्दुआ तो नहीं लगी थी। मन में ऐसे ही उल्टी सीधी बातें और सवाल आते रहते थे। आज तो मुझे पता चल ही जाना था, फिर उसके बाद मैं देखती कि मैंने क्या करना है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो। मेरा पति फिर से मेरे लिए कोई चीज़ लेकर आया था। कमरे में गया, लेकिन उसे महसूस किया कि मैं कमरे में नहीं हूँ, तो वह चीज़ वहीं पर रख दी। मुझे थैले रखने की आवाज़ आई थी। वो उस कमरे में आ गया। मैं कमरे के अंदर ही छुपी हुई थी। उसने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा दिया और कुर्सी पर सर पकड़ के बैठ गया। मैं पर्दे के पीछे से उसको देख रही थी। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं कमरे के अंदर हूँ। वो सर को ऐसे अंदाज में पकड़े बैठा था, ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा आदमी कुछ सोच रहा है। उसके चेहरे पर से अचानक से पागलों वाले जज्बात ही गायब हो गए थे। अभी से मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। कोई ना कोई बात थी जो नॉर्मल नहीं थी। थोड़ी देर के बाद उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा फ़ोन निकाला। मैं हैरान रह गई कि ये बड़ा फ़ोन इसके पास कब आया, और फ़ोन भी बिल्कुल ठीक ठाक था, टूटा हुआ भी नहीं था, जबकि बाकी सारी चीज़ें उसकी टूटी हुई थी। फ़ोन पर किसी से बात करने लगा, और जब उसने बात करनी शुरू की तो मेरी तो ऐसी हालत ख़राब हुई कि मैं हैरान रह गई। वह तो किसी समझदार आदमी की तरह बातें कर रहा था और कह रहा था कि देखें, मैंने आपसे पहले डील की थी, आप ये पैसे कारोबार में लगा दें, जो मेरी किस्मत होगी, जो मेरा नसीब होगा, मुझे मिल जाएगा। मैं हैरान रह गई थी कि वो मेरा पति, जो दुनिया के सामने पागल बना हुआ है, यहाँ पर बैठकर बिजनेस की डीलें कर रहा था। लेकिन फिर दुनिया के सामने क्यों पागल बना हुआ था और अपनी बीवी से झूठ क्यों बोल रहा था। अपनी बीवी को तो बता सकता था। दिल तो किया कि सामने आ जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि देखती हूँ ये क्या करता है। फिर थोड़ी देर के बाद जेब से काफ़ी सारे पैसे निकाले और फिर उनको एक साइड पर रख दिया। फिर दोबारा से किसी को फ़ोन किया। इस बार मुझे समझ आया कि वह किसी को फ़ोन कर रहा है। वह अपने भाई को ही फ़ोन कर रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल करता है मैं निशा को सब कुछ बता दूं। मेरी बीबी है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। शायद दूसरा शख्स कह रहा था कि जल्दबाजी ना करो। तो उसने कहा कि जल्दबाजी कैसी, हमारी शादी को 4 महीने होने वाले हैं। जब मेरा जिक्र हुआ तो मैं सामने आ गई। मुझे देखकर हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और फ़ोन में एक साइड पर रख दिया। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है, क्यों दुनिया के सामने पागल बने हुए हैं। मैंने सब कुछ सुन लिया है। उसने कहा कि देखो, मैंने आज या कल तुम्हें बताना ही था। मैंने कहा कि मुझे सारी बात बताओ, आखिर बात क्या है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा, रो क्यों रही हो। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, बस मुझे रोना आ रहा है। मुझे बता दें कि बात क्या है। उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि पूरे मोहल्ले का सबसे समझदार और पढ़ा लिखा लड़का था। मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी थी, अभी भी मैं उसी नौकरी में हूँ, लेकिन सारी रात बैठकर ऑनलाइन काम करता था। मैंने कहा कि पागल ही क्यों बने फिरते हो। उसने कहा, मेरी कुछ लोगों के साथ दोस्ती थी, पर मुझे नहीं पता था वो किसी और तरह के लोग थे। एक दिन हम लोग कहीं चले गए, वहाँ पर हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया और हमारे हाथों एक आदमी मर गया, तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया गया। अगर मैं पागलपन का नाटक न करता तो मुझे सज़ा हो जाती और मेरी सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाती, क्योंकि वो सब लोग भाग गए थे। पर मैं उस आदमी की जान बचाने के चक्कर में वहीं पर रह गया, लेकिन वह भी इस दुनिया से चला गया और इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। अभी भी वो लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। उसका मेरी वजह से नुकसान हुआ, इसलिए मुझे पागलपन की एक्टिंग करनी पड़ी। लकी सुना है अब उन्होंने अपना घर बार बेच दिया है और 1 महीने के बाद यहाँ से जा रहे हैं। बस उसके बाद मैं अपने तरीके से रह सकता हूँ। तुम्हें ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक दफ़ा वो लोग यहाँ से चले जाएं तो फिर मैं तुम्हें भी बता दूँगा। तुम्हारे भाई ने जब कहा कि उसे ये रिश्ता कबूल है तो हम लोग बड़े हैरान हुए कि हमें पता चल गया था, इसलिए मैंने बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दिया था। सोचा कोई तो पुण्य कमा लूँ तुम्हें बचाने की खातिर। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो। बाहर जाता हूँ तो वह भी काम के सिलसिले में ही जाता हूँ। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है तो फिर सोचता हूँ तुम्हारे लिए कोई चीज़ ले लूँ। सोचता हूँ कहीं तुम हालात से तंग आकर मुझे छोड़ कर न चली जाओ, कि एक पागल के साथ मेरी ज़िंदगी बुरी गुजर रही है। इसलिए तुम्हारे सारे नाज नखरे उठाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे लिए तोहफ़ा लेकर आता हूँ कि कम से कम तुम खुश तो रहो।
तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी आँखों में फिर से आँसू गिरने लगे। उसने कहा कि आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा कि खुशी से रो रही हूँ। उसने कहा अजीब हो, दुःख से भी रोती हो और खुशी से भी रोती हो। अरे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। 1 डेढ़ महीने तक हमें नाटक करना होगा और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि भगवान ने मेरी कोई पुण्य का मुझे तोहफ़ा दिया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर मेरे अपने भाई ने ही मेरे साथ इतना बुरा किया और शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। उसने कहा कि परेशान नहीं हो, वह कई सब ठीक है, पर हमेशा ठीक रहेगा। मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारा ख़्याल रखूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। और ऐसा ही हुआ। आहिस्ता-आहिस्ता ये बात मशहूर कर दी। मैंने अपने पति का इलाज करवा लिया है और हमारी ज़िंदगी मिसाल बन गई। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अच्छी